चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स के 5वां चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौती, इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अभी तक इस चैप्टर का हम लोग बेसिक को जान चुके हैं, तो आज इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। यानी सिविक्स चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिविक्स चैप्टर जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र की चुनौती, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, किताब खोल के बैठ जाइए। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क, नागरिकों की उदासीनता पर। नहीं भाई, नागरिक जब उदास रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर भी गलत है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, तो हाँ ये सही हो जाएगा। नागरिक जब अपने आप को विवेकपूर्ण मतलब अपने विवेक को बढ़ाकर भाग लेंगे, सहभागिता का मतलब क्या होगा, राजनीति में भाग लेना। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सफलता पर चाहे सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी 1 का ग नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो उससे पहले देखी जाए तो महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% थी, 10%। यानी 2 का क नंबर सही हो जाएगा, 10%। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किनका है, अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, ग्रीन का। तो पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह किसने कहा था, अब्राहम लिंकन, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। ठीक है ना, यानी 3 का ख नंबर सही होगा, ख नंबर। 4 नंबर दिया है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या, जो नया सर्वेक्षण 2011 में हुआ था उसके अनुसार देखी जाए तो कितना मतदाताओं की संख्या 71 करोड़। तो आपको 71 करोड़ मारना है, लेकिन अगर 71 करोड़ ऑप्शन नहीं होगा तो आपको 90 करोड़ मारना है, क्योंकि अब जनसंख्या काउंट करी जाएंगे मतदाताओं की तो 90 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। आगे देखिए 5 नंबर है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या। मैं बता दे रहा, क्षेत्रवाद का मतलब होता है अपने क्षेत्र से लगाव रखना, दूसरे क्षेत्र से अलगाव करना। तो क्षेत्रवाद के भावना का कुपरिणाम होता है अलगाववाद। यानी 5 का घ नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, भरना है। देखो पहला है क नंबर, भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र है। आपको बगल में दिया ब्रैकेट में प्रतिनिधियात्मक है या एकात्मक। तो भारतीय लोकतंत्र एकात्मक नहीं है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। यानी आप यहाँ पर भर सकते हैं डॉट के जगह पर प्रतिनिधियात्मक भर सकते हैं। 2 नंबर है, न्यायपालिका में डॉट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो भाई सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इसमें सत्य भर दीजिएगा। अगला है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को %% आरक्षण देने की मांग करी गई थी। देखो राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग करी गई थी। ठीक है ना, अभी हुआ नहीं है, तो 33% यहाँ भर देंगे। 4 नंबर देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, तो लोकतंत्रात्मक है। ठीक है ना, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। 5वां, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए किसको कहते हैं, कांग्रेस का जितना पार्टी है उस सबको यूपीए कही जा सकती है। तो 15वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें यूपीए कितने सीटों पर विजय प्राप्त करी थी, भर लीजिएगा यहाँ पर 265 सीटों पर 15वीं लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करी थी। कौन, कांग्रेस प्राप्त करी थी, यूपीए प्राप्त करी थी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका रिक्त स्थान वाला क्लियर हो गया। अब आपका लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका कौन सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे। देखो ये बात कौन बोलते हैं, अब्राहम लिंकन कहते हैं। तो लिखिएगा लोकतंत्र जनता का शासन है, क्योंकि जनता जो अपनी मांगे रखती है सरकार के पास, सरकार को पूरा करना पड़ता है। जनता जैसा चाहेगी सरकार को वैसा करना पड़ता है, नहीं तो जनता टिका लेती है कि अगले बार वोट मांगने आएगा तो आपको वोट भी नहीं देंगे। तो सरकार डरती है, जिसके कारण से जनता के भलाई के लिए हमेशा कार्य करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। अब सोचिए केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में टकराने लगे, आपस में लड़ने लगे। केंद्र सरकार जो नियम बना रही है उसको राज्य सरकार नहीं माने, और राज्य सरकार जो नियम लागू करना चाहती है अपने राज्य में उसके लिए केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे। तो भाई आपसी टकराव से लोकतंत्र प्रभावित हो जाएगा। जब आपस में टकरेगा लोग तो कैसे आगे बढ़ेगा। कहावत नहीं सुने हैं कि जब घर फूटता है ना तो पड़ोसी लोग मजा लेता है।
और सही जब हम लोग के देश में नेता लड़ने लगेंगे तो पड़ोसी वाला देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब मजा लूटने लगेगा, चाइना तो और लूटने लगेगा। याद देखिएगा, चाइना पाकिस्तान तो हम लोग का कट्टर दुश्मन बन के बैठा है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि वो अपने देश के बारे में नहीं देख पाते हैं और इससे लोकतंत्र पीछे आता है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ जनता जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मतलब क्या हो उसको गिराने की चक्कर में लग जाएगी, क्योंकि जानती है केंद्र सरकार जो आपस में लड़ सकता है वो मनुष्य कभी आगे बढ़ेगा। लड़ने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है, उसका होता है लड़ने वाला नहीं, समझने वाला। अगर कोई रिश्ता है वहां पर लड़ के आप चाहेंगे ना उसको बर्बाद कर दे बुद्धि, लड़िएगा तो रिश्ता बर्बाद हो। बचाना, अगर किसी रिश्ते को बचाना है ना तो वहां पर उसको प्यार से समझाइए, बताइए, लड़ना नहीं है, मारना नहीं है। समझ में आ रही बुआ? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र प्रभावित होता है। बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। आज जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है उसको जनता के बारे में भलाई सोचनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने में लड़ने लगेगी तो जनता का भलाई नहीं सोचेगी, और जब जनता का भलाई नहीं सोचेगी तो जनता सरकार को गिरा सकती है, इसलिए लोकतंत्र कमजोर भी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, परिवारवाद क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूं, परिवारवाद, वंशवाद। परिवारवाद का मतलब होता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये कहलाता है परिवारवाद या वंशवाद कहलाता है। एग्जाम्पल में बिहार के लालू यादव, मुलायम सिंह लिए जा सकते हैं, कांग्रेस लिए जा सकते हैं। ये सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाता है, सब परिवार को टिकट देगा और किसी को टिकट नहीं देता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, आर्थिक अपराध का अर्थ क्या होता है? देखो, आर्थिक अपराध का मतलब क्या होगा कि आप कोई वस्तु, आप दुकान खोल ली है, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं तो आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आर्थिक अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब सरकार को टैक्स न देकर आप बिना टैक्स दिए काम करते हैं तो आप जो है ना आर्थिक अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे। तो लिखिए कैसे? बस इतना लिखना है कि जब कोई कंपनियां, चाहे जब कोई हम वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु पर सरकार को टैक्स नहीं देते हैं तो वो वस्तु आर्थिक अपराध के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला कहा गया है। देखो, सूचना का जो अधिकार कानून है 2005 में लागू किया गया था। इसके तहत आप मतलब सरकार की सारी गतिविधियों को, सारी सूचनाओं को जान सकते हैं। जानेंगे तभी ना जनता को दिखाएंगे। इसीलिए सूचना के अधिकार कानून को लोकतंत्र का रखवाला कहा गया कि सरकार क्या कर रही है सारे इंफॉर्मेशन दे देगी, सरकार गलत कर रही है कि सही कर रही है, सारे इंफॉर्मेशन जनता के पास पहुंचाती है। इसलिए लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का काम, उसके रखवाला का काम कौन कर देता है? सूचना के अधिकार कानून ये कर देता है। ठीक है ना? इस तरह से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न है, जरा सा इसको भी हम लोग विस्तार से अब समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? भाई सिंपल सा क्वेश्चन, ये पहले भी जानते हैं। लोकतंत्र बोलिए, जहां मतलब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक जनता का शासन है और यहाँ पर जनता सरकार चुनने का काम करती है, और जो चुना गया सरकार होता है वो सरकार जनता के भलाई के लिए नियम कानून लगाता है और उसके भलाई के लिए कोई ना कोई काम करते रहता है हमेशा। कहने का मतलब लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता का शासन है। क्या? लोकतंत्र जनता का शासन है। यहाँ पूरा सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। जनता चाहेगी तो जनता जिसको चाहेगी उसको ऊपर उठा सकती है, जिसको चाहेगी वो नीचे गिरा सकती है। तो लोकतंत्र के बारे में तो बहुत भाषण आपको दे दिया हूँ। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 2 नंबर, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? देखो, गठबंधन की जो राजनीति होती है वो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित करती है। जहां गठबंधन की सरकार बनी है वहां सरकार फैसले लेने में देरी करती है। इसलिए करती है क्योंकि वहां पर जितनी पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाई है ना, यदि आप कोई बिल पास करना चाहते हैं बिहार में या यूपी में या किसी भी राज्य में, आप कोई मतलब नया वहां बदलाव करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं है बदलाव लेने के लिए, आप स्वतंत्र राष्ट्रीय दल नहीं है, क्योंकि भाई आप में बहुत सारा पार्टियां है। आपको सारे पार्टियों से अनुमति लेना पड़ेगा कि हाँ जी हम बिल पास करने जा रहे हैं, हई नियम लगाने जा रहे हैं, सही है। एक बोलेगा कि नहीं सही नहीं है तो भाई सरकार का मुंह सूख जाएगा। इसलिए गठबंधन की सरकार ज्यादातर टूटने की चांस बनी रहती है, क्योंकि वहां पर एक पार्टी का मत नहीं होता है, सारे पार्टियों का मत चाहिए कि हाँ भाई सब वहां से सजग है कि हाँ इस चीज को पास करी जाए। तो गठबंधन की सरकार क्या करती है? जहां गठबंधन लिखना है बस इतना है कि गठबंधन की सरकार का मतलब होता है जहां 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकारों में सभी की एक मतलब सभी की क्या भागीदारी होती है। यदि कोई नियम पास करी जा रही है तो आप सारे पार्टी का अलाउ होने चाहिए, सारी पार्टी कहेंगे कि हाँ भाई अलाउ करी जाए तब ही होगा, अन्यथा क्या होगा? अलाउ नहीं हो सकता है। यानी यहाँ से सरकार का क्या होता है? गठबंधन से मतभेद होता है और वो पार्टियां टूट जाती है। यानी जब गठबंधन में पार्टियों का मत नहीं मिलता है, सिद्धांत नहीं मिलता है, तो पार्टियां बहुत जल्दी टूट जाती है। और जब सरकारें टूटेंगी ना तो लोकतंत्र को तो दयनीय स्थिति कर ही देगा। भाई साले साले चुनाव हो तो लोकतंत्र का क्या होगा? साफ दयनीय हो जाएगा। देखो एक चुनाव में कितना खर्चा होता है, सारा काला धन चुनाव के समय निकाल कर रख देता है सब नेता सब। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कौन? गठबंधन की सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में क्या क्या बाधाएं हैं? देखो नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र के विकास में या लोकतंत्र की स्थापना में क्या क्या बाधाएं हैं? तो क्या क्या बाधाएं? शिक्षा बाधा, मतलब अशिक्षा है, चुनौती है, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं हो रही, ये भी क्या है? बाधाएं हैं। तो लोकतंत्र की बाधाएं में अशिक्षा हो गया, आतंकवाद हो गया, अब महिलाओं को चुनाव में नहीं लाना, राजनीति में नहीं लाना, ये भी क्या है? चुनौती के रूप में है। ठीक है, आगे देखिए, ये सब बाधाएं के रूप में है। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ जी, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक यहाँ के जनता अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, देखो पहली बात है कि जब तक यहाँ के जनता जो है ना वो शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तब तक वो अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। और जब तक वो अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक वो राजनीति में कूदेंगे नहीं। कई लोग नहीं कहता है, ये बच्चा लोग बोलते हैं राजनीति बहुत कचरा हो गया, हम नहीं जाएंगे राजनीति में। कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि राजनीति को कचरा बना दिया। अरे वो लोग कचरा बना दिया तो तू तो जाओ कम से कम राजनीति को सुधारने के लिए। भगत सिंह का तो नाम सुना ही है। भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के साथ साथ देश की राजनीति में भाग लेनी चाहिए, क्योंकि यही युवा अपने देश के भविष्य को बदल सकता है। तो राजनीति में आना बड़ी जरूरी होता है, जानते हैं ना। राजनीति को कचरा जो बनाया है उसको मार के निकालिए ना, आप राजनीति में कूदिए। वो कचरा किया तो आप भी कचरा कर निकालिए, अपने देश की भलाई के लिए जरूर आनी चाहिए। देखो इससे अटल बिहारी वाजपेयी और ये कहते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी कि अगर देश का प्रधानमंत्री है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं देश आजादी के बाद, वही इनको बना दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो देश की नक्शा कहाँ से कहाँ होता है। देखो जब देश का मतलब देश का बागडोर जब युवा के हाथ में जिस दिन चलाएगा ना, उस दिन गारंटी में ठोकता हूँ इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। जितना चीन आई पाकिस्तान सटते रहता है सब ना, सब सटियाल छोड़ देगा सब, क्या कि युवा के खून में बड़ा जोश जुनून होता है। जौन करेगा उसको खत्म करिए के छोड़ता है युवा लोग। ठीक है, तो हम लोग थे। और क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो लिखना जी हाँ, जहाँ शिक्षाएं नहीं होती है वहाँ पर लोग सजग नहीं होता, अपने अधिकारों को मतलब समझ नहीं पाता है, जिसके कारण से राजनीति में भाग नहीं ले पाता है और वहाँ का लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? हाँ जी, देखो लोकतंत्र के लिए चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, क्योंकि आतंकवाद के पीछे सरकार जितना पैसा खर्चा करती है उतना पैसा अपने समाज के विकास में लगा देगी, तो उसका लोकतंत्र, उसका समाज बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आतंकवाद जो है ना लोकतंत्र को बहुत मतलब क्या करती है? कमजोर कर देती है। अगला क्वेश्चन, ये तो 5 क्वेश्चन हो गया लघु उत्तरीय का। अब हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में 6 प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है? अभी भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है? तो 3 मुख्य चुनौती आप लेकर चलिए। पहला अशिक्षा लेकर चलिए, कि अशिक्षा का मतलब क्या होगा? आपको लिखना है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में निम्नलिखित चुनौती है। पहला अशिक्षा, यहाँ पर लिखना है कि यहाँ की जो जनता है वो शिक्षित नहीं होने के कारण से अपने अधिकार को नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण से वो अपने अधिकार नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण से वो सरकार से नहीं लड़ते हैं, सरकार से अपनी मांगों को पूरा नहीं करवाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? सरकार को कुछ मनमाना कार्य करना पड़ता है। हालांकि लोकतंत्र में सरकार मनमाना कार्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके सामने विपक्षी दल होता है। तनी मनी मनमाना काम करेगा कि विपक्षी दल एकदम मुंह उठा देगा, उसको गिराने के चक्कर में लग जाएगा। तो वर्तमान राजनीति में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती अशिक्षा है। हमें मतलब यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। आज तो भाई बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ा लिखा लोग सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो अशिक्षा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम लोग शिक्षा को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, मतलब शिक्षित करेंगे बच्चों को। तो पढ़ाना सभी बच्चों को क्या जरूरी है? कमाने से कई गुना ज्यादा बच्चे को पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि यही बच्चे भविष्य का बागडोर संभालेंगे ना आने वाले समय में। तो वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है विवेचना करना है। तो लिखना है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती अशिक्षा है, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण से कुछ लोग अपने अधिकार को नहीं पहचान पाते और राजनीति को वो गलत कहते हैं, जो कि मतलब लोकतंत्र का एक अवगुण है, ठीक है ना। लोकतंत्र ये कहता है कि सबको शिक्षित करो, सबको समान अधिकार दो और सब अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जहाँ पर आप सरकार से अपनी मांगे पूरा करवा सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, सरकार को उसके आगे झुकना ही पड़ता है। नेपाल में ऐसा नहीं हुआ था। जनता जब आक्रोश हो गया और राजशाही को बंद करके, राजतंत्र को बंद करके लोकतंत्र लाना चाहता था, अब 5-6 लाख जब जनता सामने आ गया तो सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा था। इसी कारण से वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई थी। तो जनता के सामने सरकार को नतमस्तक होना पड़ता, आंख मूंदना पड़ता, गूंगा बन जाना पड़ता है जनता के सामने, क्योंकि लोकतंत्र में टोटल सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। इसी कारण से तो हर देश लोकतंत्र लाना चाहता है।
तो भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो पहला अशिक्षा हो गया और दूसरा हो गया आतंकवाद। आतंकवाद क्यों है भाई? देखो, आतंकवाद के पीछे जितना सरकार पैसा खर्चा करती है उतना पैसा अपने देश के विकास में लगा देगी तो देश बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद की वजह से वो पैसा आतंकवाद के पीछे लगा देता है, जिसके कारण से लोकतंत्र क्या होता है, उसकी नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल में अमेरिका ले सकते हैं, लादेन को खोजने के चक्कर में बहुत बिलियन पैसा गवा दिया था, इतना ज्यादा बिलियन पैसा गवा दिया था, वो बिलियन वो अपने अमेरिका में लगाता है, असल उसका अमेरिका और कहां से कहां पहुंच गया रहता है। तो आतंकवाद के द्वारा क्या होता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर हो ही जाता है। और तीसरा रीजन महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, तो कहीं ना कहीं देखिए जब महिलाओं की भागीदारी बहुत कम मात्रा में है आजकल, मतलब अभी भी बहुत कम मात्रा में महिलाएं जो है राजनीति में भाग लेकर चली है, लेकिन अब समय बदल चुका है, महिलाएं शिक्षित हो चुकी है और वो राजनीति में अब चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को जितना आवश्यक है शिक्षित करे और राजनीति में महिलाओं को भाग लेनी चाहिए, मतलब उनको जितना आवश्यक आरक्षण दीजिए, जितना आरक्षण देंगे उतना वो क्या करेंगे, लोकतंत्र में आने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती? पहला अशिक्षा, दूसरा आतंकवाद और तीसरा महिलाओं की भागीदारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है? आपको यह बताना है। कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति में, बिहार की बात कर रहा है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है? देखो बुआ, बिहार की राजनीति में जितनी हो सके महिलाओं को भाग लेनी चाहिए। राजनीति में जब तक महिलाएं नहीं कूदेंगी ना, उसका विकास ही नहीं होगा। एक पुरुष कभी भी एक मतलब महिला की भावना नहीं समझ सकता है, एक महिला कभी एक पुरुष की भावना नहीं समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों जब बराबर होंगे ना, दोनों का पलड़ा बराबर हो जाएगा राजनीति में महिला और पुरुष का, तो सब देश का विकास अपने आप होने लगेगा, एकदम जरूरी है कि होने लगेगा। समझ में आ रही बुआ? अगर जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो महाभारत के युद्ध की जो संधि हुई थी, अगर वो संधि कृष्ण और ये दुर्योधन के बीच ना होकर, पांडवों के बीच ना होकर, कुंती और गंधारी के बीच होता ना, तो कहीं ना कहीं वो युद्ध होकबे नहीं करता। क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि मैं मतलब वो कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि किसी भी बच्चे का खून हो। क्या है कि वो देखो दूसरे के बेटे को भी अपने बेटे के समान मानती है। जिस तरह वो अपने आप को सुहागन रखना चाहती है, उसी तरह हर औरतें चाहती है कि उसका भी पति क्या करे, वो भी औरत क्या रहे, सुहागन है। तो खून नहीं बहाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो संधि करके उस युद्ध का विराम करा देती लोग। तो कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं को आना जरूरी होता है। ममता मई होती है सब ना, वो ममता से भरल रहता है सब। कहता है ना कि माँ की ममता का कोई अथाह मतलब कोई पता नहीं लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं औरतों के अंदर, महिलाओं के अंदर क्या होती है, ममता छुपी रहती है। तो ये जरूरी है राजनीति में आना। तो देखो बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है ना के बराबर पहले थी, और अब सरकार जो बिहार सरकार है वो बहुत सारा आरक्षण लागू कर रही है कि राजनीति में महिलाएं क्या करे, कूद कराएं, वो कंधा दर कंधा क्या करे, पुरुष के संग मिलाकर चले। और जब तक महिलाएं जो है ना राजनीति में नहीं आएंगी तब तक बिहार का भी विकास संभव नहीं होगा। आप नाम सुनेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के। एपीजे अब्दुल कलाम जो अपने बिहार में सैर करने के लिए आए थे, तो बोले थे कि ये देश जो भारत देश है ना, ये तब ही विकसित होगा ना जब तक बिहार का विकास संभव नहीं होगा। सोचिए, इतने बड़े राष्ट्रपति बोलकर गए थे कि भारत का विकास तब ही होगा जब तक बिहार जैसे राज्य का विकास नहीं होगा। क्योंकि इंडिया देश का नींव कौन है? बिहार है। देख सकते यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राट यहाँ पर जन्म लिए इस धरती पर। ठीक है ना। तो बिहार की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है लोकतंत्र के विकास में कहां तक संगत है? तो बस इतना लिखना है कि जब तक बिहार की राजनीति में महिलाएं नहीं आएंगी, जब तक महिलाएं पुरुष के संग कदम दर कदम मिलाकर नहीं चलेंगी, तब तक लोकतंत्र विकसित नहीं हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र जो है ना सबको समान अधिकार देता है, तो महिलाओं को भी समान आरक्षण देकर उसको राजनीति में कुदवाना पड़ेगा, राजनीति में लाना पड़ेगा। जब वो राजनीति में आएंगी तो राजनीति को और विकसित कर सकती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह के लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं? मतलब परिवार और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। ये तो नहीं है, लालू यादव आपके सामने एग्जांपल बने बैठे हैं। परिवारवाद इनके पास है। वंशवाद मतलब क्या होगा? परिवारवाद का मतलब अपने परिवार को टिकट, वो अपने मेहरारू को दिए, अपने सगे समाने रिश्तेदार को दिए टिकट, और उसके बाद टिकट किसको दिए? वो अपने बेटा को दे दिए। उसका बेटे वो चलते रहेगा, किसी और के खड़े भी नहीं करेगा सब, जिसके कारण से लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। अब मान लो कि एक ही वो पार्टी हमेशा जीतते रहेगा तो भाई धनी मनी हो जाएगा, तो उसको घमंड हो जाएगा, वो जनता की बातें नहीं सुनेगा ससुरी कहीं के। और जब वो जनता का बात नहीं सुनेगा तो समाज का घंटा भी विकास करेगा नहीं कर पाएगा। तो जरूरी इतना है कि परिवारवाद और जातिवाद को खत्म करी जाए। तो ये परिवारवाद और जातिवाद को जात भेदभाव है। अभी भी कुछ ऐसा लोग है ना एकदम ठेपा मार देते हैं कि एकदम लालू यादव को वोटे दिया, एकदम तीरे को वोट दिया, भले विकास करे या ना करे। मतलब कहना जाति को लेकर लोग आज भी सजग है। और कई कई राय जी को देखी जाती है क्योंकि उनके सामने लालू यादव के बनते उड़ेंग पटेंग बोलना दीजिए, एकदम ईटा लेके चल देते हैं मारने के लिए, कपार फोड़ देंगे ससुरी कहेंगे। देखो, तो कहीं ना कहीं बिहार में जातिवाद और परिवारवाद ये बहुत भयंकर रूप ले चुका है, जिसके कारण से बिहार का लोकतंत्र कचरा हो चुका है। तो
इस लोकतंत्र को मजबूत तभी करी जा सकती है जब परिवारवाद खत्म होगा, जब जातिवाद खत्म होगा। तो ये दोनों जरूरी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था परिवारवाद और जातिवाद किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते, तो आप देख लिए कि परिवारवाद यहाँ पर लालू यादव जैसे नेता जो है ना, जो राजद है, वो लालू यादव जैसे नेता क्या है कि वो परिवारवाद को अपनाते हैं, जिसके कारण से वो क्या करते हैं कि अपने आप को मजबूत करते हैं, वो लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। कहीं ना कहीं परिवारवाद बहुत बड़ा मतलब एक देखी जाए तो चुनौती के रूप में लोकतंत्र के लिए आ जाती है। पहले भी मैं बता चुका हूं परिवारवाद के बारे में आपको। तो परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, बस इतना लिखना है कि परिवारवाद जो होते हैं ना, वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल में दीजिएगा लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सब जो ना अपने परिवार को ही सिर्फ आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। और जो आदमी अपने सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाता है वो समाज पर ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि अपने परिवार को सिर्फ आगे बढ़ाने से आप धनी मनी हो रहे हैं। जब आप धनी मनी हो जाएंगे तो आप जनता को देख ही नहीं सकते, जनता की ओर देखवे नहीं करेंगे, बात यहाँ पर। और जातिवाद का मतलब क्या होगा, बिहार में कुछ ऐसे जाति है जो ठेपा मार देते हैं कि वोट इन्हीं को देना था, इन्हीं को देना है, भले वो विकास करे या ना करे। तो इन्हीं दो रीजनों से आज बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ का लोकतंत्र दयनीय स्थिति में चल रही है, ठीक है ना। कब यहाँ का सरकार बदलेगा ये पता नहीं है। नीतीश कुमार आते रहते किसके संग मिलेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो बिहार का लोकतंत्र बहुत खतरनाक हो चुका है। देखिए 1962-63 में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि झारखंड की जब बंटवारा की बात चल रही थी, तो बिहार में 6 महीने में 7-8 को क्या हुआ था, सीएम चेंज हो गया था। बताइए 6 महीने में साला 7-8 को सीएम चेंज होने का मतलब समझते हैं ना। बिहार का दुर्दशा कहाँ पहुंचागा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है क्या, परिवारवाद और जातिवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। लिखना इतना कि चुने हुए शासक लोकतंत्र में मर्जी से कोनो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उत्तरदायी होता है। जो आप काम कर रहे हैं उस सरकार उस जनता को बताइए, आने तो जनता आपसे मांगेगी उत्तर कि अभी आप क्या कर रहे थे। अभी नहीं बोलेंगे क्या कि अभी आपका वर्चस्व, आप सरकार बने बैठे, 5 साल के बाद फिर आइएगा ना, उसमें बोलने का आपका हक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार वहां पर मर्जी का काम नहीं कर सकती है, तनी मनी मर्जी के काम करेगी विपक्षी दल है। विपक्षी दल का अहम रोल होता है राजनीति में, उस सरकार को गलती करने से रोकती है, मनमाना करने से रोकती है। तनी मनी मनमाना किया कि विपक्षी दल खड़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, लालू यादव ऐसे कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसे कर रहा है। तो विपक्षी दल बहुत अहम भूमिका निभाता है लोकतंत्र को मजबूत करने में। तो क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? आपको लिखना है कि नहीं, लोकतंत्र में चुने हुए शासक अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। यदि वो मर्जी से काम करेंगे ना तो जनता उनको फटाके हटा देगी, और विपक्षी दल बैठी रहती है, वो फटाके तनी मनी मर्जी से काम की विपक्षी दल उसको गिराकर वो अपना वर्चस्व बना लेगा। काम खत्म। अगला क्वेश्चन 5वां, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे, इसके सुधार के क्या उपाय हैं। अब न्यायपालिका की बात आ रही है। न्यायपालिका किसे कहते हैं आपको पहले भी बता दिया गया। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि जो न्याय दिलाने का काम करती है, जैसे मीडिया हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अब सोचिए कैसे, इसके सुधार के लिए क्या उपाय है। देखो न्यायपालिका का पता नहीं, अलेक्जेंडर कहते हैं ना कि जो विधायिका होती है उनके पास दूरदर्शिता होनी चाहिए, कार्यपालिका के पास ऊर्जा होनी चाहिए, और न्यायपालिका को सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो न्यायपालिका यदि सही काम करेगी, सत्य को दिखाएगी, तो भाई लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। लेकिन अगर न्यायपालिका ही गलत फैसला सुनाएगी और गलत चीजों को दिखाएगी, गलत तरीके अपनाएगी, तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। इसलिए न्यायपालिका में सबसे जरूरी है कि न्यायपालिका अपने आप में सुधार करे और वो सही चीजों को दिखाए, सही काम करे और जनता को न्याय दिलाने का काम करे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है स्पष्ट करें। ये आपका क्वेश्चन इधर भी था कहीं, यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर क्वेश्चन था, यही आंसर यहाँ पर भी होगा। लिखना इतना, आतंकवाद लोकतंत्र को प्रभावित करता है। लिखना है कि जितना पैसा सरकार आतंकवाद को पकड़ने में लगाती है, अगर वही पैसा अपने समाज के विकास में लगा देगी तो समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आतंकवाद के पीछे भागने में लोकतंत्र का नींव कमजोर पड़ने लगता है। समझ में आ रही है, इसीलिए आतंकवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद आप कुछ और लमड़ा का आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 5 नंबर यह क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आपका ये चैप्टर है 5 लोकतंत्र की चुनौती बेसिक से क्लियर हो गया। यानी आपका सिविक्स चैप्टर ही क्लियर हो गया, सिविक्स किताब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको कर दिया हूं, बड़ी मेहनत किया गया। बस आप एक काम करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगता है। अगर मुझसे आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉल करिएगा जरूर, ठीक है ना। ओके बाय। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और बुक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।